आज इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसे सुनकर शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, कुछ लोग विश्वास ना करते हों, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इस बात को समझेंगे और ढंग से सोचने की कोशिश करेंगे कि असल में ये है क्या। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहाँ इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रामायण और महाभारत के एविडेंस के बारे में, जो हमें ये बताएगा कि क्या ये असल में हुए थे या नहीं। अगर मैं कहूँ कि राम और कृष्ण सिर्फ एक कहानी के पात्र थे तो आप में से शायद बहुत लोग खुश हो जाएंगे कि ये सही कह रही है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। राम और कृष्ण हमारी संस्कृति के हिस्से हैं, जो हमारे जीवन के आधार हैं, और सिर्फ आज ही नहीं, बहुत समय पहले से। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा एपिक है, लेकिन क्या कुरुक्षेत्र की लड़ाई सच में हुई थी? चलो सबसे पहले चलते हैं हस्तिनापुर, पांडवों की राजधानी। 1950s के आसपास एक आर्कियोलॉजिस्ट आए, प्रोफेसर बीबी लाल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। उन्होंने 1950 से लेके 52 तक एक्सकवेशन किया और उनके हाथ लगी कुछ अजीब चीजें, जैसे कि पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री, आयरन के टूल्स, ब्रिक वॉल्स और एक पुरानी सेटलमेंट की कुछ लेयर्स। उन्होंने इसको लिंक किया महाभारत के समय से और कुरु किंगडम से। उनकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी आई है जिसका नाम है एक्सकवेशन एट हस्तिनापुर एंड अदर एक्सप्लोरेशन इन द अपर गंगा एंड सतलज बेसिन 1950 से 52 के बीच, एंशिएंट इंडिया ASI जर्नल में। बीबी लाल ने लिखा था कि ये सबूत बताता है कि यहाँ एक सिविलाइजेशन थी जो महाभारत का डिस्क्रिप्शन से मैच करती। फिर क्या हुआ? फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के पोर्ट्स जो 1200 से 600 BCE के बीच के हैं, पूरे गंगा यमुना प्लेन से मिले हैं। इसको कई स्कॉलर्स ने लेट वैदिक कल्चर बोला, जो महाभारत के युग से मिलता है। लेकिन क्या सब स्कॉलर्स मान गए? नहीं, ऐसा नहीं था। रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे हिस्टोरियंस ने ये बोला कि ये कल्चरल सिमिलैरिटी है, डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। मतलब जमीन में मिले बर्तन एक युग दिखाते हैं, पर अर्जुन या कृष्ण का घर नहीं है। फिर भी ये सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल लेयर है जो महाभारत के युग से मैच करता है। आइए अब जानते हैं कुरुक्षेत्र और दूसरे सबूत के बारे में। कुरुक्षेत्र रीजन में भी एक्सकवेशन हुए, स्मॉल माउंट्स मिले, आयरन वेपन्स और PGW पोट्री मिली, बट कोई डायरेक्ट इंस्क्रिप्शन नहीं मिला कि यहाँ पे अर्जुन ने लड़ाई करी थी। फिर साइंटिस्ट ने एस्ट्रोनॉमी का यूज़ किया। महाभारत में 30 से ज़्यादा प्लैनेटरी और एक्लिप्स रेफरेंसेस मिलते हैं। कंप्यूटेशनल एस्ट्रोनॉमर्स जैसे कि डॉक्टर PV वर्तक और आचार्य BN नरहरि ने साइमुलेशन करके बोला कि वॉर जो है वो 3100 से लेके 15,000 BCE के बीच हो सकती है। पर ये भी स्कॉलर्स के बीच में डिवाइडेड ओपिनियन लेके आया। कुछ कहते हैं कि ये एस्ट्रोनॉमिकल कोइंसिडेंस हो सकता है, कोई कंक्रीट हिस्टोरिकल कैलेंडर उस टाइम पे नहीं था जो ये प्रूफ करे कि इसी टाइम पे ये लड़ाई हुई थी। अगला सबूत है द्वारिका, जो समुद्र के नीचे है। 1970s में आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि SR राव मरीन आर्कियोलॉजिकल सेंटर के साथ अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। उनको स्टोन ब्लॉक्स, जेटी रिमेन्स और सबमर्ज्ड वॉल्स मिले गल्फ ऑफ कैम्वे और द्वारिका के पास। उन्होंने अपनी बुक द मरीन आर्कियोलॉजी ऑफ द्वारिका 1987 में लिखा कि ये सबमर्ज सिटी हो सकती है जहाँ कृष्ण ने राज किया था। इस क्लेम ने दुनिया भर में एक्साइटमेंट मचा दी और BBC, डिस्कवरी सबने इसको कवर किया। पर जब साइंटिस्ट ने डिटेल में स्टडी किया तो कुछ ने बोला कि ये नेचुरल फॉर्मेशन भी हो सकता है। पर आप खुद ही सोचिए कि आपने भी फोटोज देखे होंगे द्वारिका के, जो सबमर्ज फोटो हैं, क्या वो देख के लगता है आपको कि एक नेचुरल फॉर्मेशन है? ऐसी नेचुरल फॉर्मेशन रॉक्स की कहाँ होती है? अंडर वाटर द्वारिका आर्कियोलॉजी इंडिया के एंशिएंट कोस्टल सिविलाइजेशन की अभी तक सबसे बड़ी यूनिक डिस्कवरी रही है। अब चलते हैं दूसरी सबसे बड़ी एपिक पे, जो है रामायण। सबसे पहला सवाल का, अयोध्या सिर्फ एक कहानी का नगर था या सच में एग्जिस्ट करती थी? बीबी लाल फिर से सीन में आते हैं। 1969 से 1970s और 1975 से 1977 के बीच उन्होंने अयोध्या में भी इस एक्सकवेशन किया। और रेनहार्ड बर्बैक और सुसैन पोलॉक ने अपने पेपर अयोध्या आर्कियोलॉजी एंड आइडेंटिटी करंट एंथ्रोपोलॉजी 2006 में लिखा कि ASI ने आर्कियोलॉजी को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जोड़ दिया है। तो मतलब क्या? एविडेंस है, पर इंटरप्रिटेशन पे काफी ज्यादा लड़ाई हुई, जैसे कि महाभारत के टाइम के एविडेंस पर भी हुई थी। वाल्मीकि रामायण और महाभारत दोनों के हजारों मैन्युस्क्रिप्ट हैं। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ वाल्मीकि रामायण नेपाल में मिली 11वीं सदी के आसपास। महाभारत के मैन्युस्क्रिप्ट और उनका क्रिटिकल एडिशन भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने 20वीं सदी में बनाया, जिसमें 1,25,000 से ज्यादा श्लोक्स हैं। ये टेक्सचुअल कंटिन्यूटी दिखाता है कि कहानियां मिलियन पुरानी ओरल ट्रेडिशन से इवॉल्व हुई हैं। रामायण का
सबूत भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि कंबोडिया के अंगोर वट, इंडोनेशिया के परम्बनम टेम्पल और थाईलैंड के रॉयल कोर्ट ड्रामा सब में रामायण के एपिसोड मिले। एस.एन. देसाई ने जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज़ में लिखा कि रामायण जो है एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट और कल्चरल ट्रांसमिशन का। मतलब कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, पूरे एशिया की संस्कृति ब्रिज बन चुकी है रामायण। तो क्या हम कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत डेफिनेटली हुई थी? साइंस कहता है एविडेंस है, लेकिन इंटरप्रिटेशन पे डिबेट है। स्कॉलर्स बोलते हैं कि रामायण और महाभारत हुई थी, उनके सबूत हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर्स ये हैं जो बोलते हैं कि रामायण और महाभारत नहीं हुई थी। आर्कियोलॉजी बताती है कि वो युग रियल था, पर कैरेक्टर के नाम लिटरली प्रूफ अभी तक नहीं मिले हैं। पर फिर भी ये एपिक हमारी सिविलाइजेशनल मेमोरी का एक मिरर है। इनकी हिस्टोरिसिटी पर डिबेट हो सकती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट अयोध्या से अंगूर तक है और जो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर से एक और बार ये याद दिलाना चाहूँगी कि रामायण और महाभारत एक ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा है। मतलब रामायण और महाभारत के टाइम पे श्रुतिज और स्मृतिज के थ्रू जो थी वो पढ़ाई होती थी। श्रुतिज का मतलब होता है चीज़ों को बोलना और स्मृतिज का मतलब होता है चीज़ों को याद करना। तो यही एक तरीका था जो लोग या फिर टीचर्स और स्टूडेंट कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते थे, और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इसीलिए हमें कभी भी रामायण और महाभारत के इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं। लेकिन 11वीं सेंचुरी में हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिली रामायण की नेपाल में। उससे पहले अगर आप चोलास को पढ़ेंगे तो चोलास ने भी रामायण के बारे में बताया है, जहाँ पे ये बोला गया उन्होंने, जब उन्होंने शिलोन जो पुराना श्रीलंका है जब उस पर इन्वेड किया तो उन्होंने उसको राम से कंपेयर किया। तो ये बताता है कि 3rd सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के बीच में भी ये चीज़ प्रिवेल करती थी, क्योंकि ये ओरल ट्रेडिशन थी, ये दिमाग में थी, लोगों की स्मृतिज में थी, ये कभी भी रिटन नहीं थी। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि कभी भी हमें एविडेंस नहीं मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रामायण और महाभारत हुई नहीं। शायद राम और कृष्ण के जीवन का प्रूफ कभी ना मिले, पर उनके विचार, उनकी मर्यादा और उनका धर्म हर युग के इंसान में जीता है। और यही एक जीता जाता सबूत है कि रामायण और महाभारत जो है सिर्फ एक कहानियाँ नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। And if you find this video interesting, then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Fact.